नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य, असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ली थी, क्या वह पुनः भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ गया है। दोस्तों, जून 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्ते उतने प्रगाढ़ नहीं थे। बजाबता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि अब हमारी स्थिति इतनी मजबूत है और इतने हम आत्मनिर्भर हो गए हैं कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं पड़ती। हम आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन कैडर की अब हमें जरूरत नहीं है और हम उनके बिना मदद के ही अपने संसाधनों से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नागवार लगा और अंदर खाने से यह खबर आई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो दर्जनों सहयोगी और अनुषांगिक संस्थाएं हैं, उन्हें यह बजाबता निर्देश दिया गया कि आप अपनी इच्छा से अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करते हैं या मतदान करते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आरएसएस के तरफ से आपको कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करें और लोगों में जो है एक तरह से उनसे जनसंपर्क करें। दोस्तों, हमने ये देखा कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के निर्माण के साए तले या लोगों को मुफ्त अनाज देने के अपने वादे तले या भारतीय अगले 50 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के एक तरह से उनके नारे को लेकर एक ऐसी सभा बांधी गई जिसके तहत यह बारंबार दोहराया गया कि हम 400 पार इस बार चुनाव जीतेंगे। और ये 400 पार उनका अति आत्मविश्वास था और इसके जरिए वह विपक्ष जो ऑलरेडी नेस्तनाबूद हो चुका था, पिछले 10 सालों में बुलडोज हो चुका था, उसे एक तरह से बिल्कुल समाप्त पराय करने का एक तरह से कौल भारतीय जनता पार्टी ने लिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कैसे प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी का खेल चलता है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं रहती, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का पक्ष हो। लेकिन 400 पार के वो नारे, विकसित राष्ट्र बनाने के वो स्लोगन, राम मंदिर का वह एक तरह से जागरण या फिर मुफ्त अनाज के जरिए 80 करोड़ वोटरों को एक तरह से सीधे सीधे उनको पाले में करने का एक इमोशनल इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ये चारों फेल हो गए। और एंटी इनकम्बेंसी इस कदर स्ट्रांग थी जिसमें कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के द्वारा वो की गई भारत जोड़ो यात्रा या अलग अलग संविधान बचाओ की नैरेटिव कहीं ना कहीं उनके अच्छा मुकाबला करने में कामयाब हुई और कांग्रेस पार्टी 100 के करीब सीटें जीतती है। उनके नेता, विपक्षी दल का नेता संवैधानिक तौर पर जो है प्राप्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस हसीन रथ को एक बहुत बड़ी रोक लगती है कि वह पिछले 303 सीटों से सीधे 60 या 65 सीटें घटकर 240 पर आ जाती है। तो क्या यह माना गया कि आरएसएस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक दी? क्या यह माना गया कि जिस राम मंदिर का उद्घाटन आनंद फानन में जनवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके पहले 13 दिन का उपवास रखा और उसे लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं को उस एक तरह से उद्घाटन स्थल पर फटकने नहीं दिया, देश के तमाम सेलिब्रिटीज को बुला करके कहीं ना कहीं एक माहौल, पॉलिटिकल माहौल, एक धार्मिक कार्यक्रम को पॉलिटिकल माहौल में बदला गया। और जो इनकी मातृ संस्था, जो लाल कृष्ण आडवाणी के शब्दों में भारतीय जनता पार्टी का विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्व प्रमुख सर कार्यवाह जो पद होता है, मोहन भागवत को भी बुलाया तो जरूर गया लेकिन उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद स्थान दिया गया। यहां तक कि अयोध्या के जो पुजारी और महंत थे उन्हें तीसरे नंबर पर स्थान दिया गया और कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को ये चीजें नागवार लगी
और उन्होंने इस बात को बजाबता कहा कि जो व्यक्ति अपने देश को और अपने पार्टी से भी अपना कद ऊंचा करने का प्रयास करे, वह व्यक्ति एक न एक दिन रसातल में जरूर जाता है, एक न एक दिन उसका जो है अवसान जरूर होता है। कहीं न कहीं ये मैसेज मिला और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत के बावजूद एक तरह से हताशा का वातावरण था। एकमात्र खुशी का पल उन्हें ये था कि वर्षों से जो उड़ीसा, जहां पर वो लगातार प्रयोग करते रहे, कहीं भी नवीन पटनायक का साथ देते रहे, कभी साथ छोड़ते रहे, कुल मिलाकर के कभी विपक्ष का भी तगमा नहीं हासिल कर पाए, शायद एक बार को छोड़ करके वह उड़ीसा में वह पार्टी विजेता बनती है, लोकसभा में भी भारी सीटें जीतती है और विधानसभा में सीटें जीत कर वहां सरकार बनाती है। केवल एक उड़ीसा उनको गुदगुदाने वाला एक तरह से क्षण दे गया। लेकिन उसी लोकसभा चुनाव के बाद जब इतनी सारी घटनाएं घटी, इतने सारे राष्ट्रीय निर्माण कार्य पर जो है कई सारे दाग लगे, जंग लगे, मॉनसून के उस सीजन में कई सारे राष्ट्रीय निर्माण, कहीं पर चूने, कहीं पर मंदिर गिरने, कहीं पर मूर्ति गिरने जैसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में माहौल प्रतिकूल होते हुए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ मिलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ मिलता है और वो शाखा के जरिए जो देश के पूरे संगठन के ताने बाने पर छाई हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अब 100 साल अपनी स्थापना के पूरा करने जा रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने करीब लाने में, परस्पर करीब लाने में एक तरह से सफलता पाली, या अपने भूले गिले शिकवे भुला करके, अपने गिले शिकवे और गम को भुला करके पुनः एक दूसरे से एकजुट हो गए। हम सब जानते हैं कि भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सबसे मूल शक्ति है संगठन और उसका ताना बाना। उसमें आइडियोलॉजी तो केवल एक नेशनलिज्म का है, हिंदू नेशनलिज्म का है, अखंड भारत का है, लेकिन उसके बावजूद संगठन उनका इतना मजबूत है कि अलग आइडियोलॉजी चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले जो जमात हैं उन पर ये भारी पड़ती है और वो भारी पड़ने में भी उन्हें लंबा वक्त लगा है, लंबा उन्हें संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने लंबे गठबंधन किए, कई गठबंधन उनके छूटे टूटे बिखरे प्रयोग किए, एक बार नहीं दो दो बार पार्टी बनी, कभी जनसंघ के रूप में आई, फिर कभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में आई और भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी कभी गठबंधन किया, कभी अकेले लड़ी, कभी एनडीए बनाया, कभी 1 पार्ट आया, कभी 2 पार्ट आया। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 2014 के बाद खुले तौर पर और पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एकाकार हो चुका था, जब संगठन और सत्ता में पूरा तालमेल चल रहा था, 2024 के चुनाव के ऐन वक्त पहले राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो उन दोनों में दुराव आया, वह पुनः उनमें जुड़ाव आ चुका है। और इसके नतायज हमें देखने को मिला कि हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी गढ़ नहीं हुआ करता था, केवल एक नॉन जाट एक बड़ा बिग हिंदू कॉलिशन बना करके और कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरह से उनके निगेटिव वोट को लेकर के जो एकजुट और सत्तारूढ़ जो हुई, वह तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में 50-50 रिजल्ट आने के बाद भी विधानसभा चुनाव में वहां की एक मजबूत और माइटी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी को हरा देने में कामयाब हो जाती है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ मिलता है। हमने एक कार्यक्रम में बताया कि कैसे भारतीय लोकतंत्र में अभी रेवड़ी कल्चर, लोक लुभावन कल्चर, खजाना लुटावनवाद कल्चर और जनता को ललचाने का कल्चर कैसे प्रिवेल हो रहा है, कैसे तेजी से परवान चढ़ रहा है। हर पार्टी इसका सहारा ले रही है। आप पार्टी के जरिए या एक तरह से ये कल्चर आया कि जो दिल्ली में बिजली, पानी और बस किराए को माफी कर दिल्ली की एक सर्वशक्तिमान एक तरह से दल बनती है, आज वही चीज कांग्रेस भी अपनाती है, वही चीज अन्य दल भी अपनाते हैं और अब लोकसभा चुनाव से मुफ्त अनाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी भी अपनाती है। और कॉमन फैक्टर यह है कि आज मातृशक्ति और महिला फैक्टर हर पॉलिटिकल फोर्स का सबसे सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल वोट बैंक बन चुका है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारतीय जनता पार्टी के पास करीब आना उनकी सफलता को एक तरह से पुनः दोहराने का काम कर गया। चाहे आप हरियाणा की बात हमने की, महाराष्ट्र के चुनाव में भी जो नागपुर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीब 100 साल से मुख्यालय है,
जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर शुरू हुआ, जो समाज की वो तमाम ताने बाने से निकला और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नारे से पूरे देश को आलोकित कर गया, उस महाराष्ट्र में, उस नागपुर के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से हुंकार भरी है और फिर से एक तरह से इस महायुति गठबंधन को फिर से जिताने में कामयाब हो गई है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसमें कि तपे तपाए संगठन के वो निष्ठ इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है, जिसमें कि लाखों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो अपनी शाखाओं के, सुबह लगने वाली शाखाओं के माध्यम से जनता से रूबरू तो होते ही हैं, अपने संगठन को भी चाक चौबंद करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि सुरक्षा बल सुबह सुबह परेड करके अपने आप में एक रक्त संचार करते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखाओं के जरिए अपने में एक संगठन का संचार करता है और भारत माता और भारत राष्ट्र और हिंदुत्व की एकता जैसे नारों से वो अपने आप को संगठित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसे कांग्रेस के विकल्प बनने में करीब 50 साल का वक्त लगा, जिसे कांग्रेस को पछाड़ने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा हाथ मिला, जिसे चुनाव की एक बड़ी मशीनरी बनने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का भरपूर जो है हाथ मिलता है, उनको भरपूर एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, उनके लिए बेस का काम करते हैं, उनके लिए मदरबोर्ड का काम करते हैं, उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड का काम करते हैं, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब पुनः भाजपा के करीब जा चुकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव ने इस बात को भली भांति साबित कर दिया है। तो दोस्तों, भारत की राजनीति जो रोज बदलती है, जिसमें कि रोज नए कलेवर तेवर आते हैं, जिनका रोज ट्रेंड और ट्रेडिशन बदलता है, जिनमें नए नेताओं की पौध आती है, चाहे वो नेता चाहे कितने भी अपरिपक्व हों, वह कम से कम मोदी की परिपक्वता के आगे तो बिल्कुल जो है फीके पड़ जाते हैं। और कुल मिलाकर के अभी पूरे हर पार्टी का दल और पूरा निजाम बदल चुका है, सारे नए चेहरे आ गए हैं, वो नैतिकता जो है एक तरह से क्षरित हो गई है, सोशल मीडिया का रोल बड़ी तेजी से बढ़ा है, देश के मतदाताओं में युवा क्लास आया है, तकनीकी से लवरेज हो गया है, कुल मिलाकर के आभासी चुनाव का जो तौर तरीका है वो ज्यादा बढ़ चुका है और इंटरनेशनल फलक पर अमेरिका के चुनाव ने भी बहुत सारे लोकतंत्र के ट्रेंड और ट्रेडिशन को बदले हैं। लेकिन भारत की जो कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी की, जो चुनावों की, कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मनी और मसल की पॉलिटिक्स, वो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स भी परवान चढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक चीज का जो सबसे बड़ा एज मिलता है, एडवांटेज मिलता है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि और किसी पार्टी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास साथ भी इसी तरीके की एक संस्था हुआ करती थी, कांग्रेस सेवा दल, लेकिन वह एक तरह से मृतप्राय पड़ी है। वह आजादी के काल में या आजादी के बाद कुछ समय तक जो ग्राम कांग्रेस के जरिए जो कांग्रेस पार्टी का देश के 6 लाख गांवों में जो एक तरह से उसका ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस था, जो देश के हर कोने में, हर राज्य में जिसका प्रेजेंस था, वह कहीं ना कहीं अब कुछ राज्यों तक में सीमित रह गई है। आज कांग्रेस पार्टी की सत्ता केवल 3 राज्यों में है, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। बाकी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह महाराष्ट्र में इस बार वापसी कर लेंगे, उन्हें जरूर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी आशा लोकसभा चुनाव में दिखी, जहां की कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटें कम कर दी, जो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ा एक तरह से सोलर सिस्टम का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी करता है। लेकिन अभी उपचुनाव ने भी भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक नई रक्त का संचार कर दिया। करीब 9 या 10 जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। केवल 2 जगह जो अखिलेश यादव की पार्टी और 1 जगह इंडियन नेशनल लोक दल को मिली। तो कुल मिलाकर के आज बीजेपी और आरएसएस फिर से एक युग्म बन चुके हैं और आरएसएस बीजेपी के साथ वैसे ही सुर के साथ ताल और ताल के साथ मेल लगा रहा है जो पहले दिखा करता था। लोकसभा चुनाव इसका जरूर अपवाद रहा। अब हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में देश की जो तमाम समस्याएं जो हमेशा 12 मासी मुंह बाए खड़े रहती हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, और जन जन में, कण कण में और हर जगह
हर मतलब कि सिलवट पर भ्रष्टाचार जो एक तरह से फलता फूलता और पनपता रहा है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मानकों से, उसे लेकर के सरकार किस तरीके से चुनौती का सामना करती है और देश की जनता के तमाम म्यूचुअल इंटरेस्ट को हर तरीके से फुलफिल करने का प्रयास करती है और पॉलिटिकल करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस में कौन दल किसको पछाड़ने में एक तरह से कामयाब होती है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।